हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मिक्सचर एनालिसिस और सीरीज रिएक्शन को कैसे डील करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई भी मिक्सचर गिवन है, ठीक है, उस मिक्सचर में हमें बताना है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड का मोल्स कितने होंगे, उसके मास कितना होगा, उसके बारे में हम लोग कैसे निकालेंगे, उन सब के बारे में हम लोग डील करेंगे। वो पढ़ने से पहले हम एक बारी क्या करते हैं, जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से रिलेटेड, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि मिक्सचर एनालिसिस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके कार्बोनेट्स की हीटिंग पे और बाइकार्बोनेट्स की हीटिंग इन्हीं पे आते हैं, ठीक है। तो ये सब तो वैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे इनऑर्गेनिक में। तो अल्कली मेटल्स के केस में जितने भी अल्कली मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। जो हमारा लिथियम कार्बोनेट होता है वो अनस्टेबल होता है और हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है लिथियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में, ठीक है। अब ये जो लिथियम ऑक्साइड होता है ये सॉलिड होता है, ठीक है। तो जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं सभी स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, जितने भी अल्कली मेटल कार्बोनेट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आप सब लोग पढ़ ही चुके होंगे, वहां पे पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है। और जितने भी हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स होते हैं लाइक BeCO3, ये सभी क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं और ये हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं बेरिलियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में, ठीक है। तो जितने भी हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं ऑक्साइड्स में और CO2 गैस में हीटिंग करने पर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स की, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट्स के लिए जो हीटिंग करने पर, जैसे कि अगर हम NaHCO3 को हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर क्या फॉर्म होता है, हीट करने पर फॉर्म होता है Na2CO3 सॉलिड प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे हम तो 2NaHCO3 आएगा। और यहाँ पे याद रखना ये जो H2O होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है, मतलब वेपर्स की फॉर्म में होता है, और CO2 भी वेपर्स की फॉर्म में होता है। तो जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर इन गैसियस फॉर्म एंड CO2 इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस H2O गैस प्लस CO2 गैस। लेकिन अगर हम फर्दर टेम्परेचर बढ़ाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट भी फर्दर डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और CO2 गैस में। यानी कि जो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है एक बार हीट करने पर इसने क्या फॉर्म किया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट फिर डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में, ठीक है। तो यानी कि जितने भी हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं उनके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे कार्बोनेट्स अनस्टेबल होते हैं और वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं ऑक्साइड में और CO2 गैस में। अब यहाँ पे अगर हम बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो बाइकार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं तो ये कार्बोनेट्स फॉर्म करते हैं प्लस वाटर फॉर्म करते हैं गैसियस फॉर्म में। हमेशा याद रखना ये वाटर गैसियस फॉर्म में होता है और CO2 भी गैस, CO2 तो गैस ही होती है। ऐसे ही जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट तो बनाएगा, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। अब इसका यूज क्या है, ठीक है, मैंने आपको ये बता तो दिया, अब इसका यूज क्या है, ठीक है। इसका यूज कब होता है, देखो हम क्या करते हैं, मिक्सचर एनालिसिस का क्या मतलब है, हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, उस कंटेनर में हमने ऐड कर दिया, सपोज हमने ऐड कर दिया सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया, ठीक है, हमने इसको हीट किया, ठीक है। इसको जब हीट करेंगे, अब ये सोडियम कार्बोनेट तो फर्दर डिकम्पोज नहीं होगा, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होगा सोडियम कार्बोनेट में और साथ ही साथ ये क्या रिलीज करेगा, H2O गैस प्लस CO2 गैस। अब ये जो गैसेस रिलीज हो रही है ना ये एक्सपेल हो जाती है, ठीक है, एक्सपेल होएगी तो गैसेस की वजह से जो मास था वो मास लॉस होएगा कुछ ना कुछ। यानी कि जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मास लॉस होगा, ठीक है। और उस मास लॉस की वजह से, मास लॉस किसकी वजह से होगा, जो हमारी गैसेस निकलेगी CO2 प्लस H2O गैस। अब हमारे पास क्या गिवन होगा, हमारे पास गिवन होगा कि हमने एक मिक्सचर लिया, मिक्सचर में हमने क्या लिया, NaHCO3 लिया, Na2CO3 लिया, ठीक है। वो बोलेगा कि इनिशियली अगर हमने वेट इतना लिया था, ठीक है, हीट करने के बाद हमारे पास कुछ वेट बचा है, ठीक है, बताओ कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में जो हमारा ओरिजिनल मिक्सचर था उसमें NaOH CO3 कितना होगा और Na2CO3 कितना होगा।
मतलब हमें बोला कि हमने एक मिक्सचर लिया, मिक्सचर का मास हमारे पास गिवन है, ठीक है, और हीट करने के बाद जो बचा हुआ मास है वो भी गिवन है, ठीक है। अब देखो हीट करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, एक तो बचेगा Na2CO3 और इससे जो Na2CO3 है वो बचेगा, ठीक है, और लॉस किसकी वजह से हुआ होगा, CO2 और H2O की वजह से। तो जितना लॉस हुआ होगा, अब लॉस सिर्फ और सिर्फ NaHCO3 से हुआ होगा, तो जितना लॉस हुआ होगा उससे हम NaHCO3 का अमाउंट निकाल सकते हैं, और अगर NaHCO3 का अमाउंट आ गया तो दूसरे का अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर में जब हम उसको हीट करते हैं तो उनसे जो मास लॉस होता है, मास लॉस किसकी वजह से होता है, गैसेस की वजह से होता है, वहां से हम बताते हैं कि हमारे ओरिजिनल मिक्सचर में कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से हमारा मिक्सचर एनालिसिस का टॉपिक आता है कि क्या पढ़ते हैं हम इस मिक्सचर एनालिसिस में। तो जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका एप्लीकेशन है। तो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का एक सैंपल ले रहे हैं, एक मिक्सचर ले रहे हैं, ठीक है, हमने 10 ग्राम सैंपल लिया है, हम उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको हीट कर रहे हैं, तो उससे जो CO2 लिबरेट हो रही है वो है 2.463 वॉल्यूम, मतलब कि 2.463 लीटर CO2 यहाँ पे लिबरेट हो रही है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 300 केल्विन पे। बताओ कि इस सॉल्यूशन में मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी होगी और सोडियम कार्बोनेट की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी होगी, ठीक है। तो देखो जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। अब हम हीट कर रहे हैं किसको, मैग्नीशियम कार्बोनेट को। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट, ये डिकम्पोज होकर क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसका अमाउंट, इस मिक्सचर का अमाउंट हमें पता है 10 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट है, जब हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे वो तो हीट होके डिकम्पोज ही नहीं होएगा, क्योंकि ये तो फर्दर डिकम्पोज होता नहीं है। मतलब कि जितनी भी यहाँ पे CO2 लिबरेट होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से होगी। तो अगर हमें CO2 का अमाउंट पता चल जाए, हम मैग्नीशियम कार्बोनेट का अमाउंट पता लगा सकते हैं स्टोइचियोमेट्री का यूज करके, ठीक है। तो वही यहाँ पे करना है, और अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट का अमाउंट पता लग गया तो सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास CO2 कितनी लिबरेट हो रही है, CO2 का वॉल्यूम है 2.463 लीटर, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। तो PV इज इक्वल टू nRT सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं, तो वो क्या हो जाएगा PV बाय RT। इसमें पुट करेंगे सभी वैल्यूज तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल्स, ठीक है। अब मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन में हमें CO2 के मोल्स पता है, CO2 के मोल्स कितने हैं 0.1, ठीक है। तो देखो एक मैग्नीशियम कार्बोनेट से एक CO2 मिल रहा है, यानी कि अगर CO2 के 0.1 मोल बन रहे हैं तो यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कितना होना चाहिए था, 0.1 मोल होना चाहिए था, ठीक है। तो अब हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स पता है, हम ओरिजिनल मिक्सचर में जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास था वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होगा, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय इसका मास कितना हो जाएगा 84 ग्राम, 84 ग्राम। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास होगा वो आएगा 8.4 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास आ गया, ठीक है। टोटल मास कितना था सैंपल का 10 ग्राम, तो यहां से हम लोग सोडियम कार्बोनेट का मास भी बता सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 10 माइनस 8.4 यानी कि 1.6 ग्राम। अब सोडियम कार्बोनेट का मास भी आ गया, हमें बताना है परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। जो परसेंटेज कंपोजिशन मैग्नीशियम कार्बोनेट की होगी वो क्या होगी, जितना मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, ये हो जाएगा 84%। और ऐसे ही हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन सोडियम कार्बोनेट की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 यानी कि 16%। या फिर 100 में से 84% माइनस कर दो तो ऑब्वियस है कि Na2CO3 की कितनी होगी 16% होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जब एक मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो उससे जो गैस लॉस हो रही है उससे हमने क्या किया, बताया कि इस मिक्सचर में ओरिजिनली कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट था और कितना सोडियम कार्बोनेट वहां पे प्रेजेंट था, ठीक है। तो आपको अब समझ आ गया होगा किस तरीके से मिक्सचर एनालिसिस में किसी मिक्सचर में हम बताते हैं कि उसमें कितना मोल्स किसी भी कंपाउंड का प्रेजेंट है। ऐसे अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हमारे पास एक मिक्सचर लिया हमने, उसमें Na2CO3 प्रेजेंट है और NaHCO3 प्रेजेंट है,
ठीक है, हमें बोला है कि जो वेट ऑफ मिक्सचर है वो है 2 ग्राम ओरिजिनली जो हमने लिया है, ठीक है, लॉस इन वेट हुआ है 0.11 ग्राम। बताओ परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी दोनों की, ठीक है। तो देखो पहले क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या इसमें लॉस हो रहा है, कौन कौन सी गैसेस का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जब हम NaHCO3 को हीट करते हैं तो NaHCO3 सॉलिड को हीट करने पर हमें मिलता है Na2CO3 सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस, ठीक है। यानी कि जब हम अब Na2CO3 को हीट करने पर तो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है, वो तो हीट करने पर डिकम्पोज ही नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ गैसेस कौन रिलीज कर रहा है, NaHCO3। तो ये जो लॉस इन वेट है ना वो इन दोनों गैसेस की वजह से होगा, CO2 और H2O की वजह से, ठीक है। अब हमें लॉस इन वेट पता है, अब हम स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कितना लॉस इन वेट होना चाहिए। यहाँ पे 2 मोल आएंगे जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो, ठीक है। तो देखो NaHCO3 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 84 ग्राम, तो यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है। तो 2 × 84 ग्राम ऑफ NaHCO3 ये कितना CO2 देगा, CO2 का मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम प्लस वाटर का मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम, ये हो जाएगा 62 ग्राम। यानी कि जो हमारा NaHCO3 है 2 × 84 ग्राम मतलब 2 मोल NaHCO3 1 मोल CO2 प्लस वाटर दे रहा है। तो हमने क्या किया, मासेस में डील किया, तो 2 × 84 ग्राम NaHCO3 62 ग्राम ऑफ वाटर प्लस CO2 देगा, ठीक है। यानी कि जो 1 ग्राम NaHCO3 है, 1 ग्राम NaHCO3 वो कितनी गैसेस देगा 62/2 × 84, ठीक है। अब अगर हम लेट कर ले कि यहाँ पे NaHCO3 का मास कितना है x है, तो x ग्राम NaHCO3 कितनी गैसेस देगा, x ग्राम NaHCO3 देगा 62/2 × 84, ठीक है, इंटू x, ठीक है। अब x ग्राम की वजह से जब हमने x ग्राम लेट किया है तो उस टाइम पे गैसेस का जो लॉस इन वेट हो रहा था वो कितना हो रहा था 0.11 ग्राम। यानी कि ये जो है ये किसके इक्वल होगा 62/2 × 84 × x, ये इक्वल होगा किसके 0.11 ग्राम के। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास NaHCO3 का मास आ जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी 0.3 के इक्वल आएगी, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास मिक्सचर था उसमें NaHCO3 कितना था 0.3 था। अब हमें NaHCO3 पता है, ओरिजिनल वेट जो था वो पता है, तो Na2CO3 का मास आ जाएगा, ठीक है। तो NaHCO3 का मास कितना है 0.3, तो Na2CO3 का मास कितना होगा जितना ओरिजिनल वेट था मिक्सचर का 2 ग्राम, 2 - 0.3 यानी कि 1.7 ग्राम। अब दोनों के मासेस पता है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन बताना है तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन NaHCO3 की क्या होगी, NaHCO3 की होगी 0.3 डिवाइडेड बाय 2 × 100 और Na2CO3 की क्या होगी 1.7 डिवाइडेड बाय 2 × 100, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा मास लॉस था जो कि हमें पता था, हमने पहले क्या किया, देखा कि ये जो हमने 2 कंपोनेंट्स लिए हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट गैसेस को रिलीज कर रहा है। तो सिर्फ NaHCO3 हीट करने पर CO2 और H2O दे रहा है, Na2CO3 डिकम्पोज होने पर कुछ भी नहीं देगा। तो जितना भी यहाँ पे लॉस इन वेट होगा वो सिर्फ NaHCO3 से होगा। फिर हमने स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करके जितना अमाउंट ऑफ NaHCO3 वो कैलकुलेट किया, तो हमारे पास टोटल वेट में से माइनस करके Na2CO3 का अमाउंट आ गया और फिर हमने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर एनालिसिस में इस तरीके से सबसे पहले आपको रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि किसको हीट करने पर क्या फॉर्मेशन हो रही है, किसकी डिकम्पोजिशन हो रही है और किसकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी। अगर आपको रिएक्शन ही नहीं पता तो आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद जो लॉस इन वेट है देखना है कि वो लॉस इन वेट कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सी गैसेज यहाँ पे लूज हो रही है। उसके बाद स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करके आपको परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है सीरीज रिएक्शन। अब इस सीरीज रिएक्शन का क्या मतलब है, जैसे अगर हम बात करें कोई भी रिएक्शन हो रही है, सपोज A है, A क्या दे रहा है B + C, ठीक है। अब ये जो B बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, ये B आगे फर्दर रिएक्शन कर रहा है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ और फॉर्म कर रहा है E + F। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि बताओ E कितना बना,
ठीक है, या फिर बताओ अगर E हमारे पास बन रहा है तो A कितना था। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक प्रोडक्ट फर्दर आगे रिएक्ट करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना दे उनको हम सीरीज रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सीरीज रिएक्शंस होती है इनमें हम लोग कैसे पता लगाएंगे, किस तरीके से इनको हम प्रोसीड कराएंगे, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से सीरीज रिएक्शन को प्रोसीड कराना है। अब अगर इनमें से एक भी रिएक्टेंट अगर ये बी ना बनता तो ये रिएक्शन भी फर्दर ना जाती, मतलब जो पूरी रिएक्शन है वो इस फर्स्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जितना हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा उसी अकॉर्डिंग हमारी सेकंड रिएक्शन चलेगी। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को कैसे डील करना है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम इन दो मैकेनिज्म के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम S8 सॉलिड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और SO2 बनता है। देन हम SO2 को O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं और तो SO3 बनता है। बताओ कि कितना ग्राम ऑफ SO3 प्रोड्यूस होगा फ्रॉम 1 मोल ऑफ S8। अगर हम 1 मोल S8 ले रहे हैं तो SO3 का कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट फर्दर रिएक्ट करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है और इसी सेकंड प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना है कि ये कितना बनेगा अगर हमारे पास इसके मोल्स गिवन है, यानी कि एक सीरीज रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इनको। देखो इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री को अप्लाई करके, देखो वो कैसे करेंगे पहले वही देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास S8 का 1 मोल है। ठीक है, S8 का 1 मोल है। स्टोइचियोमेट्री से देखें तो इसका 1 मोल 8 मोल SO2 प्रोड्यूस कर रहा है। 1 मोल ऑफ S8 क्या दे रहा है, 8 मोल ऑफ SO2। ठीक है, अब क्वेश्चन में भी हमारे पास 1 मोल ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी कि SO2 के कितने मोल्स बने, SO2 के 8 मोल बने। ठीक है, अब सेकंड रिएक्शन में देखो इसके कितने मोल्स बने, 8 मोल हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब सेकंड रिएक्शन में देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 मोल SO2 2 मोल SO3 प्रोड्यूस कर रहा है। तो 2 मोल SO2 2 मोल SO3 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1 मोल SO2 1 मोल SO2 1 मोल SO3 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बन रहा था, हमारे पास 8 मोल SO2 बन रहा था, यानी कि 8 मोल SO2 जो है हमारे पास कितने मोल्स SO3 फॉर्म करेंगे, यहाँ पे 8 मोल SO3 ही फॉर्म करेगा। तो यानी कि हमने बताया कि हमारे पास SO3 कितना बनेगा, 8 मोल। अब हमें बताना है कि कितने ग्राम्स बनेगा, तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ग्राम्स आ जाएगा। तो मास ऑफ SO3 कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स 8 मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलर मास होगा 80, तो ये आ जाएगा 640 ग्राम्स। तो हमारे पास 640 ग्राम्स SO3 बनेगा। ठीक है, ये तो हमने एक मेथड से किया स्टोइचियोमेट्री से। अब इस क्वेश्चन को ना हम और सिंपल तरीके से कर सकते थे। कैसे, मैंने आपको POAC पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, वो अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे, फर्स्ट रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। हम क्या कर रहे हैं, सल्फर पे POAC अप्लाई कर रहे हैं, POAC ऑन सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 एटम्स है सल्फर के, तो 8 इंटू मोल्स ऑफ S8 क्या हो जाएगा, 8 इंटू मोल्स ऑफ S8, ये किसके इक्वल होगा, 1 इंटू मोल ऑफ SO2 1 इंटू मोल्स ऑफ SO2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे S8 के मोल्स कितने थे, 1 ही मोल था, यानी कि मोल्स ऑफ SO2 क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ SO2 हो जाएंगे हमारे पास 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 इंटू मोल ऑफ SO2 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ SO3, क्योंकि सल्फर भी 1 है और यहाँ पे SO3 में भी सल्फर 1 है, तो 1 इंटू मोल ऑफ SO2 1 इंटू मोल ऑफ SO2 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ SO3। अब SO2 के मोल्स कितने हैं, SO2 के मोल्स है 8, तो मोल्स ऑफ SO3 आ जाएंगे 8, तो हमारे पास मास आ जाएगा कितना, 640। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम POAC से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक एटम जो ऐसा कंजर्व हो उस पर POAC अप्लाई करो तो बहुत सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे ये भी ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन अगर कुछ ऐसी रिएक्शंस हो जिसमें बैलेंसिंग करना मुश्किल हो तो हम ऐसे क्वेश्चंस में POAC को अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब SCC से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कितना वेट कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज हो, ठीक है, ताकि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ CO2 मिले। मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होगी किसमें, CaO सॉलिड में प्लस CO2 गैस में। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसका कितना क्वांटिटी डिकम्पोज हो कि हमें सफिशिएंट CO2 मिले और ये CO2 Na2CO3 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करे
Na2CO3 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करे और फॉर्म करे क्या, NaHCO3, 2 moles ऑफ NaHCO3। ठीक है, अब यानी कि अगर हम देखें तो देखो हमारे पास Na2CO3 का मास कितना गिवन है, 21.2 kg, 21.2 kg। अब वो बोल रहा है कि कितनी CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो कि ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए Na2CO3 के साथ और कंप्लीटली फॉर्म कर ले NaHCO3। ठीक है, तो रिएक्शन में देखो इस Na2CO3 का 1 मोल CO2 के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल ऑफ Na2CO3 को 1 मोल ऑफ Na2CO3 को क्या रिक्वायर्ड है, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Na2CO3 के मोल्स कितने होंगे, Na2CO3 के मोल्स होंगे 21.2 इंटू 10⁻3, क्योंकि केजी में है तो ग्राम्स में कर दिया, डिवाइड बाय इसका मोलर मास, इसका मोलर मास हो जाएगा 106। ठीक है, ये आ गए मोल्स, इतने ही मोल्स हमें CO2 के रिक्वायर होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट एक CO2 दे रहा था, तो अगर हमें CO2 के जितने मोल्स होंगे उतने ही कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स होंगे, मतलब ये जो मोल्स ऑफ CO2 होंगे ये किसके इक्वल होंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के, जितने हमें रिक्वायर्ड थे, क्योंकि एक CaCO3 एक CO2 दे रहा है, तो जितने मोल CO2 के होंगे उतने ही CaCO3 के होंगे। तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ गए, ये आ गए हमारे पास मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमें बताना है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। 100 मास होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड था कंप्लीट कंबशन के लिए वो आ जाएगा। यानी कि ये भी एक सीरीज रिएक्शन का एग्जांपल था, जिसमें पहले हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट आगे फर्दर रिएक्शन करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है। अब क्वेश्चन में क्या था कि बताओ कि ये सेकंड रिएक्शन में ये जो हमारा रिएक्टेंट है वो फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ कितना रिएक्ट करे कि वो प्रोडक्ट बन जाए। अब वो कहाँ से आएगा, फर्स्ट रिएक्शन से, तो जितना इसका अमाउंट होगा उतना ही इसका अमाउंट होगा, स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखा, तो उसी से हमने निकाला कि हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीरीज रिएक्शन के जो पॉसिबल क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी था आपके लिए, क्योंकि फर्दर भी आगे इनकी बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस यूज होती है। तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।